सबसे पहले कक्षा 12 के अध्याय 3 जो कि आबी है, इसको स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में या इस मैथमेटिक्स में इस आबी का कोई प्रयोग है या नहीं, इसके बारे में पहले जानेंगे। तब ये देखेंगे कि इस आबी का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे आप आबी का कहाँ का उपयोग करते हैं, साइकोलॉजी में करते हैं या किसी भी मैथमेटिक ब्रांच में इसका आबी का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अहम स्थान रखता है और इस आबी का प्रयोग कुछ समीकरणों को हल करने में भी किया जाता है। यदि आपको कोई समीकरण दो चर वाला दिया जाए, 4x + 3y = 3, 9x + 7y = 7, तो आप इनको या तो विलोपन विधि से हल करेंगे या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे या वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। इस तरह से हल करके इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में से x और y का मान आसानी से मिल जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही तीन चर राशि में तीन समीकरण के रूप में हो। जैसे मान लीजिए 3x + 2y - 3z = 7 है, और दूसरा सपोज कीजिए 4x - 3y + 9z = 9, तीसरा x - 4y + 7z = 7। तो इनको अगर हल करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, या तो इन दोनों को पहले हल करके मान ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे, फिर जो दो समीकरण मिलेंगे उन दोनों को हल करके x y z के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से लंबा मेथड हो जाएगा। इसी तरह से अगर और भी समीकरण दे दिए जाएँ तो मान लीजिए कि 2x - 11y + 4z = 11, तो इन सभी समीकरणों को हल करके x y z का मान निकालने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कठिन काम हो जाता है। तो इस प्रकार के समीकरणों को ही जल्दी और तुरंत हल करने के लिए ही इस आबी का उपयोग किया जाता है। ये एक मैथमेटिक का ऐसा ब्रांच है जो सब पर लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका कैसे आंकड़ा और डाटा कैसे इसको संग्रहित किया जाता है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में राम के पास 10 कलम है और कहा गया कि इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए, सारणिक के रूप में लिखिए, सारणिक विधि से लिखिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक हमने रेक्टेंगुलर एरे बनाया और उसमें 10 लिख दिया, और हमने पूछा कि ये वास्तव में 10 क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये 10 क्या लिखा है। कब तक नहीं बता पाएंगे, जब तक हम इस 10 से संबंधित उस चीज़ को ना लिखें जो 10 लिखा गया है कि 10 कलम है, और ये भी ना लिखें कि ये 10 कलम किसके हैं, यानी राम के। तब आप जान जाएंगे कि ये जो 10 है वो 10 कलम राम के हैं। तो आप बता देंगे कि 10 क्या है, राम के कलम है। ठीक, तो अगर हम इस 10 को लिख दें और 10 की बाद यहाँ पर लिख देते हैं ये 10 क्या है, कलम है, और साथ में किसके कलम है, राम के। तो ये एक तरीका हुआ लिखने का, जिसको आप ऊपर और इस तरह से पंक्ति के रूप में लिख रहे हैं। यदि एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझें, राम के पास 10 कलम तथा 20 किताब है, और यदि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा जाए, सारणिक विधि से लिखा जाए, तो उसको एक रेक्टेंगल में बना करके लिखेंगे। जो 10 कलम है उसको यहाँ लिख देंगे और 20 को यहाँ पर, और इसके ऊपर ये वेरिएबल के रूप में लिख देंगे, यानी कि इसके बारे में लिख देंगे कि 10 क्या है, कलम है, और 20 के ऊपर लिख देंगे ये किताब है। अब अगर यदि ये पूछा जाए कि 20 किसके हैं, 20 किताब किसके पास है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक कि इसके आगे ये ना लिखा जाए, यानी ये 20 किताब जिसके भी हैं उसके आगे उसका नाम ना लिखा जाए। तो हमने इसके आगे नाम लिख दिया राम, यानी कि 10 कलम राम के हैं और 20 किताब भी राम के हैं। इस प्रकार से लिखने पर एक प्रकार का जो डाटा संग्रहित हो रहा है
उसी को कहा जाता है वेरिएबल रेक्टेंगुल एरे। ठीक है, रेक्टेंगुल एरे कहा जाता है। दूसरी चीज, इसी को और इन्फॉर्मेशन, इसको लिखने का और भी दूसरा तरीका हो सकता है। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या इसी डाटा को ऊपर से नीचे लिख दीजिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और 10 और 20 इसमें क्या है, कलम और किताब, मतलब कि ये है कलम और 20 क्या है, किताब। अब इसके बारे में भी पूछा जाए कि 20 किताब किसके हैं या 10 कलम किसके हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप तब तक नहीं बता सकते जब तक ये के बारे में ना लिखा है कि ये 10 कलम किसके हैं। इसके नाम लिख दिया, नाम जब तक नहीं लिखते तब तक बता नहीं पाएंगे, यानी कि ये राम के हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो 10 कलम है वो राम के हैं और 20 किताब जो है वो भी राम के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी डाटा को लिखने का या इस आंकड़े को लिखने के दो तरीके बन गए, या एक पंक्ति के रूप में लिखिए और 2 स्तंभ के रूप में, या 2 पंक्ति और 1 स्तंभ के रूप में लिखिए। ठीक है। दूसरा चीज़, यदि इसी को और बढ़ा दिया जाए, 2-2 3-3 नाम लेकर लिखा जाए, मान लीजिए कि राम के पास 20 कलम और 10 किताब है। दूसरा, किसी और व्यक्ति का नाम लेकर के सुमन के पास 10 कलम और 30 किताब है। अब इसको यदि हम रेक्टेंगुलर एरे के रूप में लिखें तो इसको लिखने का क्या तरीका है, यहाँ देखिए। राम के पास 20 कलम और 10 किताब, मतलब 20 कलम, इसको हमने ऐसे एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया और उसमें 20 कलम इसको पहली पंक्ति में लिख दिया, यहाँ लिख दिया 20 और ये जो 10 है उसको यहाँ लिख दिया। ठीक। दूसरी चीज़, अब इसमें इस सुमन के पास जो 10 कलम और 30 किताब है उसको दूसरी वाली पंक्ति में लिख दिया, यहाँ लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया 30, और इसके सामने हमने ये लिख दिया कि जो 20 कलम और 10 किताब था वो राम के पास था, तो यहाँ लिख दिया राम और नीचे वाला सुमन। तो आप बिल्कुल बता देंगे कि 30 नहीं, कैसा हो गया, इसको ऐसे लिखना है, 20 और 10 का मतलब ये 20 कलम है, ये सब कलम यहाँ लिखित थे, यहाँ 20 और 10 कलम है तो यहाँ लिख देते हैं कलम, और ये जो 10 और 30 हैं वो क्या है, किताब हैं, तो यहाँ आप लिख देते हैं किताब। अब पूछा जाए कि ये 10 किताब किसके हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि 10 किताब किसकी हैं, जब तक हम उसका नाम लिखेंगे तब तक आप नहीं बता सकते। तो ये 20 और 10 जो लिखा गया है, ये वास्तव में ये जो कलम 20 है और ये जो 10 है, ये 20 और 10 कलम और किताब के रूप में था, वो राम के पास है, तो इसके सामने में लिखना पड़ेगा कि ये 20 कलम और 10 किताब राम के हैं, और साथ में 10 कलम और 30 किताब किसके हैं, सुमन के। तो इस प्रकार से ये जो एक संरचना बनती है रेक्टेंगुलर एरे के रूप में, इसी ही कहा जाता है आव्यूह। यदि हम 2 से अधिक आव्यूह लेकर के अध्ययन करते हैं तो उसको मैट्रिसेस कहा जाता है, यानी आव्यूहों। तो यहाँ पर इसको एक दूसरे पार में भी लिखने का तरीका होगा, या तो हम इन तभी 2 20 और 10 जो कलम किताब लिखे गए हैं इनको स्तंभों के रूप में लिख दें, और जो नाम लिखे गए उनको ऊपर कर दें, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, एक पंक्ति और 2 स्तंभ के रूप में, और दूसरा एक स्तंभ और 2 पंक्ति के रूप में। तो इस प्रकार से इसके 2 तरीके हो सकते हैं लिखने के। ठीक है। अब देखिए, ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, ये सभी आंकड़े इस
तीन चर वाले रैखिक समीकरण की तरह ही होते हैं, जिनमें x, y, z के गुणांकों को किसी एक आव्यूह में रखा जाता है और जो दाहिनी तरफ अचर वाले मान दिखाई दे रहे हैं उनको किसी दूसरे आव्यूह में लेकर के रखा जाता है, जिससे एक प्रकार का आव्यूह बन जाता है। और इसको आव्यूह जोड़ घटाने गुणे भाग के नियम से हल करके हम लोग x, y, z का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तो रहा आव्यूह से संबंधित जानकारी। अब इसमें आव्यूह अगर है तो आव्यूह के भाग क्या हो सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसको एक बार नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लो। अब तक हमने देखा कि आव्यूह के क्या होता है और आव्यूह का किस प्रकार से आंकड़ा संगीत किया जाता है। अब देखते हैं ये अगर आव्यूह कोई है, जैसे इस आव्यूह जो भी कोई आव्यूह होगा उसको a मान कर चलते हैं। उस आव्यूह को अगर a से व्यक्त किया जाए तो इस आव्यूह में हमने कुछ अवयव लिख करके, जैसे मान लीजिए ये 3, 4, 5, 6 है, तो इस आव्यूह का संकेत क्या होता है, इसका संकेत यानी सिंबल होता है इस प्रकार से। ये आव्यूह का संकेत है जिसको रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, जिसके अंतर्गत उन आंकड़ों को या उन अवयवों को रखा जाता है। ये इसका संकेत हुआ और साथ में इसके अंदर कुछ अवयव भी होंगे, अंकों में मान होंगे, या तो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जो अवयव होता है वो ऑल रियल नंबर हो सकता है, माइनस प्लस जीरो सब लेकर के। ठीक, इसके अंदर लिखे जाने वाले जो भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। दूसरी चीज और तीसरा चीज है कि इस आव्यूह के अंदर जो अवयव हैं वो तो रियल नंबर है, और साथ में और चीज देखिए, इसके अंदर या तो रियल नंबर होगा या तो वो एक कंपाउंड नंबर होगा, मिश्रित अंक होगा। कंपाउंड मिश्रित का अर्थ है वो या तो भिन्न के रूप में होगा या तो मिश्र भिन्न के रूप में होगा, मिश्रित संख्या के रूप में। और तीसरी चीज इसमें कोई फलन भी हो सकता है, जो कि आप क्लास 11 में पढ़कर आए हैं। कई प्रकार के फलन होते हैं, बहुपद फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणकीय फलन, बहुत ज़्यादा फलन होते हैं। वो फलन भी इसके अंतर्गत लिखे जा सकते हैं। तो एक हम इस फलन की बात करते हैं। यदि ए बराबर, यहाँ तो हमने क्या लिखा है, रियल नंबर के आधार पर एक स्थानिक लिख दिया जिसके अंदर 3, 4, 5, 6 नाम के अवयव हैं, और ये कुल मिलाकर के कितने अवयव हैं, 4 अवयव। और इसमें ये होता है कि जो ये सारणिक में लिखा गया है, इस सारणिक में कुछ इसमें खासियत दिखाई दे रही है कि जो ये तीर के रूप में लिखा गया है पहले वाले, इसको पहले वाले जो सीधे में लिखा गया है उसको बोलते हैं रो, पंक्ति। यानी कि ये अगर पहली है तो इसको R1 कहा जाएगा, ये नीचे वाला दूसरी पंक्ति है जिसको R2 कहा जाएगा। ठीक, दूसरी चीज ऊपर से नीचे दिखाई दे रही है, तो ऊपर से नीचे जो लिखा गया है उसको बोलते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ, उसको C1 यानी कि पहला है तो इसको C1 कहेंगे, और दूसरा वाला जो लिखा गया है स्तंभ में उसको C2 कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इस पंक्ति और स्तंभ के आधार पर उसका जो सिंबल होता है उसको, उस सिंबल को कोटि कहा जाता है, आव्यूह की कोटि कहा जाता है। तो उस आव्यूह की कोटि को m गुणा n के रूप में लिखा जाएगा, जिसमें m पंक्ति को दर्शाएगा और n स्तंभ को दर्शाया जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इस आव्यूह A की कोटि क्या है, तो आप जवाब देंगे कि ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, यानी इसी में 2 पंक्ति है, तो हम इस आव्यूह की कोटि लिख सकते हैं। आव्यूह A की कोटि बराबर कितनी पंक्तियां हैं, 2, गुणा कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ, ऊपर से नीचे ये जो दिखाई दे रहा है इसको स्तंभ कहा जाता है। इस तरह से 2 स्तंभ हैं तो लिखेंगे 2, यानी कि ये जो 2 है वो m का मान है और ये वाला n का मान है। तो m को क्या कहा जाता है, पंक्ति, और n को स्तंभ कहा जाता है। ठीक है,
अब यदि इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं उन अवयवों की संख्या बताना हो तो आप सिंपल से क्या करेंगे, इन्हीं कोटियों का जो कि पंक्ति और स्तंभ के रूप में है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो आव्यूह के अवयवों की संख्या वो होती है उसी कोटि के पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल के बराबर। यानी कि यहाँ स्थिति में अगर बताया जाए तो इसमें ए आव्यूह में जो अवयव की संख्या होगी वो उसकी कोटियों का गुणनफल, यानी कि 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 अवयव विद्यमान है। ठीक, सिंपल सा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 4 अवयव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी आव्यूह की कोटि और उनके अंदर अवयवों की संख्या को बता सकते हैं। ठीक, इस आव्यूह के अंदर कोई भी इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब यहाँ जो दिख रहे हैं वो रियल नंबर ये है कि या तो इस आव्यूह को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर ये भी हो सकते हैं 1 प्लस आयोटा या आई, यहाँ पर 2 आयोटा, 3 प्लस आयोटा। ये क्लास 11th में आप पढ़ कर आए हैं। आयोटा यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में हो सकता है, उसी को मिश्रित संख्या बोलते हैं, जो सम्मिश्र संख्या के रूप में जाना जाता है। और यहाँ कुछ भी मान लीजिए 3 आयोटा स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक, यहाँ तक आव्यूह की कोटि और आव्यूह के अवयवों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं आसान से। अब देखते हैं कि आव्यूह के किसी अवयव का नाम कैसे बताया जाए कि ये किस पंक्ति और किस स्तंभ से संबंधित है, तो उस पंक्ति और स्तंभ से संबंधित अवयव का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखाता हूँ। यदि कोई आव्यूह ए है जिसमें अवयव हैं 3 2 3 3 2 1 और हमें ये बताना है कि इस 2 अवयव का नाम क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि इसकी पंक्ति, इस 2 से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को क्रॉस करके देखेंगे कि ये किस पंक्ति स्तंभ के अंदर आता है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर ये 2 से संबंधित हमें बताना है कि कौन सा पंक्ति कौन सी स्तंभ में है, तो उसका नाम बताने के लिए इन सभी अवयवों को यदि स्मॉल ए मान लिया जाए तो ए मानने पर ये दूसरा वाला जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति में आता है। तो हम लिखेंगे दूसरी पंक्ति, यानी कि आर, इसको ऐसे ए नाम से ना, ए पहले पंक्ति लिखा जाता है ना, यहाँ लिखा हूँ पहले पंक्ति, मतलब कि जो अवयव ए है जिसको हमने 2 के रूप में माना है, ये दूसरी पंक्ति में है और किस स्तंभ में, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो लिखेंगे यहाँ पर 1, यानी कि 1 नहीं 2, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अंतर्गत है। तो A22 से संबंधित जो अवयव है वो है 2, और इसको उल्टा पढ़ना शुरू करें तो 2 वाला जो अवयव है उसका स्थान, यानी उस अवयव से संबंधित नाम होगा A22। ठीक, इसी प्रकार से यदि कहा जाए कि इस या ऐसे A13 से संबंधित कौन सा अवयव है, तो आप क्या करेंगे, पहला वाला किसको बताता है, पंक्ति को, और दूसरा वाला स्तंभ को। मतलब हमें पहली पंक्ति में जाना है और तीसरी पंक्ति में, और दोनों जहाँ क्रॉस करते हैं, जिस अवयव पर क्रॉस करता है उसी से संबंधित इसका नाम होगा। यानी कि 1 का मतलब पहली पंक्ति, तो ऐसे चल रहे हैं। तीसरा स्तंभ देखिए 1 2 3, तो ऐसे गया और तीसरा स्तंभ काटा, दोनों एक दूसरे को 3 वाले अवयव पर काट रहे हैं, तो मतलब है कि A13 का मान है 3। बिल्कुल आसान। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और उसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं कि इस आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। नोट करो।